मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं एक जो नई अनाउंसमेंट आई है करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर। जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनना था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो सामने आया है और शिक्षा मंत्री ने उसको पेश करते हुए जो ऐलान किए हैं उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी जो सोच है नई शिक्षा नीति की वो किस हद तक इससे रिफ्लेक्ट होती है और ये आखिरकार शिक्षा किस दिशा में जाएगी। कुछ बेसिक पॉइंट्स जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। एक तो बड़ी बात यह है कि साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, 10वीं और 12वीं की। और ये 2 बार होने का मतलब है कि आप आधे सिलेबस पर एक बार बोर्ड की परीक्षा देंगे और फिर बाकी सिलेबस पर एक बार दोबारा जब होगी तो देंगे। तो कम से कम 2 बार आपको मौका मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम को मतलब बोर्ड एग्ज़ाम को देने के लिए। इन 2 एग्ज़ाम्स में जहां आप अच्छे नंबर लाएंगे उसी को आपका रिजल्ट माना जाएगा। तो मतलब अगर नवंबर दिसंबर में एक एग्ज़ाम आप देते हैं, अप्रैल मई में एक एग्ज़ाम देते हैं, तो दोनों में जो सबसे अच्छा जहां आपकी परफॉर्मेंस होगी उस बेस्ट स्कोर को आपका रिजल्ट मान लिया जाएगा। तो ये एक शुरुआत है, बाद में सेमेस्टर स्कीम लागू होगी। मतलब लेटर ऑन जब हम इस पे चलेंगे तो कई सारी चीज़ें, इसमें कई सारे बदलाव हैं। ये तो एक बस टिप ऑफ आइसबर्ग है आप कह सकते हैं, जो हम कह रहे हैं कि 2 बार एग्ज़ाम्स हो गए। तो सेमेस्टर स्कीम की भी झलक आप इसमें देख सकते हैं कि है। और विषयों में भी फेरबदल होगा कि कौन से विषय आप अभी पढ़ते हैं, किस रूप में पढ़ते हैं। लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेजेस 10वीं तक और 2 लैंग्वेजेस 11वीं और 12वीं में, जिनमें 3 में 2 यानी 10वीं में 3 में से 2 भारतीय और 11वीं में जो सब्जेक्ट्स आप लेंगे उसमें 2 में से 1 भारतीय भाषा होनी चाहिए। और मकसद जो इसके पीछे रखा गया है भाषा वाले में वो ये है कि एक मतलब उस भाषा में आपकी अच्छी खासी निपुणता होनी चाहिए, इतनी कि उसका आप साहित्यिक इस्तेमाल भी कर सके। मकसद ये है। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हो गए उनसे आपका परिचय करा दें। NIOS के पूर्व चेयरमैन CB शर्मा, इंडिगो ग्लोबल स्कूल के CEO मंजीत जैन और संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल इंदिरा तोमर। शर्मा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या आपने वो करिकुलम फ्रेमवर्क थोड़ा डिटेल में देखा? तो ये जी जो बिल्कुल 2 बार बोर्ड एग्जाम का प्रस्ताव है जो कि 2024 के सत्र से लागू हो जाएगा, तो इसके क्या मायने होंगे? मतलब लोग के मन में कई तरह के सवाल है कि जो परीक्षा होगी क्या आधे सिलेबस पर होगी, फिर दोबारा हम देंगे तो पूरे सिलेबस पर देंगे। क्या आपकी समझ में आई बात? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नई बात नहीं कही गई है। हम्म। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बहुत वर्षों से 2 बार परीक्षा लेता रहा है। कहना यह है कि जो बच्चा देखिए इस साल जा रहा है अप्रैल में नए कक्षा में या 12वीं में, तो अगले साल मार्च तक वो खत्म करेगा और अपनी परीक्षा देगा। अगर मान लीजिए बच्चे को अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो उसको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो दोबारा फॉर्म भर के और जून जुलाई में बैठ सकता है और फिर से परीक्षा दे सकता है। NIOS ये काम पहले से कर रहा है, मार्च अप्रैल में परीक्षा लेता है, फिर सितंबर अक्टूबर में परीक्षा लेता है। और एक चीज और आपने बीच में चर्चा की ऑन डिमांड एग्जाम का, कि वो ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकता है बीच में। तो ये बात नहीं है कि आधे सिलेबस पर एक परीक्षा हो जाएगी और फिर पूरे सिलेबस पर दूसरी परीक्षा होगी और इनमें जो बेहतर मार्क्स आएंगे उसको रखा जाएगा। नहीं, पूरे सिलेबस पर परीक्षा देगा बच्चा। अगर उससे प्रसन्न नहीं है तो दोबारा परीक्षा दे सकता है और उसमें से जो बेहतर मार्क्स आएंगे उसको वो रख सकता है। शायद ये बात और आ रही है कि ऑन डिमांड एग्जाम, इसको जिसको CBSE कॉम्प्लीमेंट कहता है, एग्जाम कंपार्टमेंट एग्जाम कहता है, वो भी होगा कि बच्चा बीच में भी 1 पेपर 2 पेपर दे सके। तो केवल जो परीक्षा का लोड बच्चों पर था वो कम करने का प्रयास है कि बच्चे इससे परेशान होते थे। एक बार परीक्षा आज नहीं तो कभी नहीं, वो खत्म किया गया है। जी, तो ये एक शुरुआत भी हो गई है। मंजीत जी, ये बताइए कि जो
नई शिक्षा नीति हम जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, इसके साथ उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो पहले तो ये है कि इस चीज़ को, ये जो 6-6 महीने पे एग्ज़ाम की बात है या कैसे है, थोड़ा फ्रेमवर्क अगर आपको समझ में आया हो तो वो भी बताइए। और क्या इसके साथ एनईपी के रोल आउट की शुरुआत मानी जाए? जी, डेफिनेटली शुरुआत तो हो रही है एनईपी की, बट जैसा अभी शर्मा जी ने कहा कि आधे टर्म या सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम नहीं होंगे। यदि आपको ध्यान रहे तो कैम्ब्रिज जो आईजीसीएसई है, आईबी जो है, वहां पे 3 टाइम बोर्ड के एग्जाम होते हैं साल में। हम्म। सिलेबस पूरा होता है, बच्चा जो एग्जाम देना चाहे उस सेमेस्टर में एग्जाम दे सकता है। मान लो मार्च एंड में जो एग्जाम होते हैं उसे अच्छा नहीं कर पाया तो जून एंड में एग्जाम दे सकता है। ये शुरुआत है, बट सवाल ये है कि क्या इंडियन सिस्टम इसके लिए रेडी है क्या? हम्म। इंडियन सिस्टम में सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, जहाँ टीचर्स नहीं है, सिस्टम नहीं है, इंफ्रा नहीं है। वहां कहाँ तक कर पाएंगे सर हम? ठीक है। टीचर्स जहाँ है ही नहीं, वो 2-2 टाइम इवोल्यूशन कैसे करेंगे टीचर्स सर? कॉस्ट इन्फेक्ट भी आएगा। इट इज रिक्वायर्ड, बट आई थिंक ग्रेड वाइज या स्टार्ट वाइज वी हैव टू गो अहेड सर। इट्स अ गुड स्टार्ट, नो डाउट। तो ये तो असल में एक शुरुआत ही है। जैसे शर्मा साहब कह रहे थे कि इसमें जैसे ऑन डिमांड एग्ज़ाम की भी बात है, तो अभी वो लोग कह रहे हैं कि हम अपने टेस्ट सेट्स तैयार करेंगे, इंफ्रा तैयार करेंगे, तो फिर हम इस स्थिति में हो जाएंगे कि ऑन डिमांड हम एग्ज़ाम्स ले पाए। लेकिन इंदिरा जी बताइए, ये किस तरीके की शुरुआत आपको लग रही है? ये होना है, ये तो तय है, कितने समय में कैसे होना है, धीरे धीरे जो चीज़ें। लेकिन 24-25 वाले सत्र से 2 बार एग्ज़ाम वाला एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है। साथ ही जो उसको सिलेबस कहें, करिकुलम कहें, कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते थे वो कितने हो गए, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे उनमें भी चेंजेस किया गया है कि 10वीं तक 7 सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ने होंगे और 11वीं 12वीं में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। ऑप्शनल में ग्रुपिंग कर दी है इन लोगों ने, एक आर्ट्स की ग्रुप बना दी है, एक सोशल साइंसेस की बना दी है, एक साइंसेस की बना दी है। फर्दर इसमें कहते हैं कि अब पता नहीं कितने दिन के बाद, लेकिन जो स्ट्रीम अभी ये चुनते हैं बच्चे, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी, आप कंबाइन कर पाएंगे साइंस आर्ट्स वगैरह को। तो 2024 से इसको शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है? सर, बहुत अच्छा अवसर मिला है, बच्चों के हित में सोचा गया है। कहीं ना कहीं हमें बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। धीरे धीरे इसको पॉजिटिव चेंज हमेशा डिफिकल्ट लगता है, पर कहीं ना कहीं अगर हम उसको एक्सेप्ट करें तो पॉजिटिव चेंजेस भी, रिजल्ट्स भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपना विषय चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी, बच्चों के अंकों में सुधार कहीं ना कहीं हमें लगेगा, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा बच्चों के लिए। सो मेरे को तो बहुत पॉजिटिव लगता है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, पर बच्चों के लिए तो सुविधापूर्ण कहीं ना कहीं जरूर होगा ये। जी शर्मा साहब, ये बताइए कि ये जो पूरा स्कीम है, इसमें जिस तरीके से जो हमें दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली जो फ्रीडम ऑफ चॉइस बच्चों के पास आएगी, या फिर ये भी एक भरोसा लोगों को लग रहा है कि ये जो पूरे चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्री के हिसाब से पूरे एजुकेशन सिस्टम को ढालने के लिए भी हो रहे हैं, तो इसको क्या ये कोई क्योस क्रिएट कर देगा, या फिर कैसे हम लोग इस पे धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही है, बच्चों के और माँ बाप के। नहीं मनोज जी, बिल्कुल नहीं। हमको लगता है इसको समझने की जरूरत है। और चूंकि मैं शरीक रहा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिखने में, तो मुझे 1 मिनट दीजिए समझाने को। देखिए, देश में लगभग 62 स्कूल बोर्ड हैं। भारत सरकार का 2 बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पिछले दशक से ये काम कर रहा है। देखिए, हम लोगों ने एनआईओएस में बच्चों को जो स्ट्रीम की रुकावट थी कि आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ही लेना है, या इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी लिए तो आप मैथ्स नहीं ले सकते हैं, ये खत्म कर दिया था। और ये भारत सरकार का बोर्ड है, तो बच्चा वहां पर मैथमेटिक्स के साथ डांस और डांस के साथ एग्रीकल्चर विषय भी लेकर के पढ़ाई कर रहा है, और पिछले कम से कम 10 वर्षों से। तो ये बिल्कुल भूल जाइए कि ये कैसे हो पाएगा। ये
समझ नहीं आ रहा है। हम लोग कर चुके हैं, जानते हैं और ये होगा, पहली बात। दूसरी बात, केओस कुछ भी नहीं होगा। बच्चा तय कर रहा है कि हमें क्या पढ़ना है। और जो आपने कहा कि क्या ये इंडस्ट्री को मदद करने के लिए है, बिल्कुल नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। देखिए, मैं गांव से आता हूं, मेरे पिताजी खेतिहर हैं, मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, लेकिन मैं शहर आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा और मेरा संबंध खत्म हो गया अपने खेत से, गांव से, समाज से। मैं लौट के जाके क्या करूं? लेकिन अगर मैं शहर में आके स्कूल में पढ़ता हूं, कॉलेज में पढ़ता हूं और एग्रीकल्चर, गार्डनिंग और मैथमेटिक्स पढ़ता हूं जो मैंडल ने पढ़ा था, तो हम लौट के जा करके अपने खेती में जो करते हैं उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में बदल करके बता सकते हैं कि क्या करोगे तो कैसा होगा। जो मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि इंडस्ट्री को नहीं, इंडिविजुअल को मदद करने के लिए हर एक लर्नर, हर एक बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बने, क्या सोच के पढ़े और क्या करे। एक एक उदाहरण और देना चाहूंगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो सेक्टर था उसको मैं ही देख रहा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले। लड़कियों ने देश भर से कहा कि मुझे केवल डांस करने का शौक है, मैं डांस ही पढ़ना चाहती हूँ। हम इतने वर्षों तक क्यों रोके रहे? तो ये अब मौका दे रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो बच्चा जो पढ़ना चाहे वही पढ़े। अगर किसी बच्चे को 7वीं 8वीं में ही ये शौक चढ़ जाए कि मैं तो ढोल बजाऊंगा, ढोल पढ़ जाए, उसको सीखे, उसके साथ साथ बड़ा हो, केवल ढोल नहीं बजाएगा, उसके साथ अन्य विषय भी पढ़ेगा। और एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान जो ढोल बजाता है, एक ऐसा इंसान जो नाचता है, ऐसा इंसान जो पेंटिंग करता है। आप 2040 का भारत देखेंगे जब हर व्यक्ति, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी न किसी कला में निपुण होगा जिसमें उसको पढ़ सकता है और वही करेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिल्कुल किसी इंडस्ट्री को या किसी सेक्टर को मदद करने के लिए नहीं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लर्नर्स बनाने की दिशा में एक प्रयास है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया जो बेसिक फिलॉसफी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, और वही अब धीरे धीरे इसमें अनफोल्ड हो रही है। लेकिन मंजीत, ये बताइए कि अभी जैसे सब्जेक्ट का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 3 भाषाएं 10वीं से 10वीं तक और फिर 2 भाषाएं 11वीं 12वीं में, उसमें 10वीं में 2 भारतीय, 11वीं में 1 भारतीय। अभी इसको लेकर भी कई तरह की शंकाएं लोगों के मन में है। तो आपके हिसाब से और बच्चों को जो आप देखते हैं उसके हिसाब से आपको कितना प्रैक्टिकल लगता है? अंग्रेजी तो आज सबको चाहिए। भाषाएं संस्कृति को प्रवाह करती है आगे, पर जहां तक मेरा मानना है कि 10th और 12th में बच्चा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है कि मुझे साइंस लेना है या मुझे नीट करना है, जेडब्ल्यू करना है, सीए करना है, सीएस करना है। अनफॉर्चुनेटली हायर एजुकेशन में इंडियन लैंग्वेजेस नहीं है सर। आप लैंग्वेजेस रखिए, एज ए हॉबी रखिए, एज एन एक्टिविटी रखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट रखिए, पर कंपलसरी करेंगे तो जो टाइम बच्चे को देना है सब्जेक्ट में, कोर सब्जेक्ट में, वो टाइम बच्चा डाइवर्ट कर रहा है लैंग्वेज की तरफ। तो अप टू 8 3 लैंग्वेज रखिए, वी एक्सेप्ट। पर जहां प्रोफेशनल एजुकेशन की बेस शुरू होता है वहां हमें देखना है कि मोर फोकस कोर सब्जेक्ट पे रहे। जैसे शर्मा जी ने कहा कि 40 में अच्छा डांस करेंगे, आर्टिस्ट रहेंगे, वेरी गुड, but we cannot compulsory 9th 10th की go for the languages also. We need, but as a hobby, as a culture, as a activity can be done. Even Karnataka where I belong from, यहाँ पे 12th में 2 लैंग्वेज है आज भी। एक इंग्लिश कंपलसरी है और एक हिंदी और कन्नड़ आप ले सकते हैं, बट सीबीएसई में एक ही लैंग्वेज है। तो जहां सीबीएसई में बच्चों को 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, कर्नाटका बोर्ड में 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। तो टाइम डाइवर्ट हो रहा है मेन कोर सब्जेक्ट से लैंग्वेजेस की तरफ। तो रिजेक्ट में इफेक्ट देखने को मिलता है कहीं ना कहीं इस चीज का। जी, तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम तो है ही जो आप बात कर रहे हैं। और जो शर्मा साहब जो बात कर रहे थे बहुत अच्छी चीज़ है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं या करवाते हैं, अभी तक का पूरा फोकस ये रहा है कि उनको नौकरी मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, और जो कॉम्पिटिशन्स हमारे यहाँ है वो भी इसी को लेके फोकस्ड है। ये तमाम चीज़ें कैसे बदलेंगी? आखिर लोगों को जीना खाना भी है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये है कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था जो है एक खिचड़ी बनी हुई है। इतने 50 से ज़्यादा हमारे पास बोर्ड्स हैं,
अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शिक्षा। अब इसी को सीधे तौर पर एनईपी को सीधे तौर पर मना कर दिया कर्नाटका ने, तमिलनाडु भी मना कर चुका, और भी स्टेट्स ऐसे अपने इरादे जता रहे हैं कि वो भी मना कर देंगे। सवाल ये है कि जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए वो एक गाइडिंग फोर्स होना चाहिए और कन्विंसिंग होना चाहिए, जिस पर आज नहीं तो धीरे धीरे पूरा देश उस पर आ जाए। इंदिरा जी, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला आपको समझ में आ रहा है, बीइंग एक टीचर और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी टीचिंग इसमें, कि ये कहाँ जा रहा है? कि सीबीएसई में लागू हो जाएगा और मान लिया जाएगा कि हो गया काम, या फिर क्या आपको लगता है कि नहीं आने वाले दिनों में सभी लोग इस रास्ते पर जाएंगे? धीरे धीरे जब हमें दिखेगा कि रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, बच्चे कंफर्टेबल होने लगेंगे, बच्चों को चॉइसेस, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट्स मिलेंगी, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एनहांसमेंट, जब बच्चों को ये दिखेगा एंड कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस करेंगे, सर्टेनली लगता है कि सभी उसको अपनाना चाहेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इतना भी नहीं है। सब राह धीरे धीरे खुलने लगती है अपने आप, तो सब अपनाने लगेंगे इसे। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया अवसर है, उचित अवसर है, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कदम है जो उठाया गया है। ठीक है मंजीत जी, ये बताइए कि अभी देखिए, अभी की बात करूं तो एकदम मतलब आप समझिए कि इस देश के जो टॉप प्लेयर के, जिसको हम कहते हैं महानगरों में, बड़े शहरों में सीबीएसई और आईसीएसई, ये एक ऐसा कन्फ्यूज़न है जो पहले बच्चों के माँ बाप को उस वक्त पकड़ता है जब वो बच्चे को स्कूल में डाल रहे होते हैं, और दूसरी बार तब पकड़ता है जब वो स्कूल से निकलते हैं, कम से कम 10वीं के बाद। आप बच्चे को भेजते हैं किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो वहाँ कहा जाता है कि सीबीएसई से आ रहे हो, अगर आईसीएसई से आते तो बेहतर होता, और बाकी समय कहा जाता है कि स्कोर ही नहीं करते हैं आईसीएसई वाले बच्चे, इसके चलते प्रॉब्लम होती है सीबीएसई। तो इस तरह के कंफ्यूजन सॉर्ट आउट होंगे, आपको ऐसा डायरेक्शन मिल रहा है इससे? सर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एजुकेशन जो है मोस्टली मेट्रो स्टेट होता है। Here is not like that कि सेंटर ने गाइडिंग फोर्स किया और सब उसको फॉलो करेंगे। इफ यू लुक अबाउट आई टेक केयर ऑफ एनटी एग्जाम ऑल्सो, तो जब नीट का एग्जाम होता है तो मोस्टली बोलते हैं कि सीबीएसई से आओगे तो आसानी होगी और आईसीएसई से आओगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि सिलेबस अलग है। तो सिलेबस अलग है तो फिर देश में क्या कर रहे हैं सब बोर्ड? बच्चे 15 साल क्यों खराब कर रहे हैं उस बोर्ड के अंदर? कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि हमारे यहाँ पर हर एक 50 मीटर में, 100 मीटर में एजुकेशन मेथड चेंज हो जाता है पढ़ाने का। एक जो महानगरों में बड़ी बड़ी स्कूल्स है, वहां से आते आते केवी, जेएनवी और स्टेट बोर्ड में सिस्टम चेंज हो जाता है। एनआईओ जो शर्मा जी है, आप डेफिनेटली एग्री करेंगे कि वहां पे वे ऑफ एजुकेशन बिल्कुल अलग है, सीबीएसई में बिल्कुल अलग है। तो बच्चे, पेरेंट्स, स्कूल ओनर्स, दादा दादी सब कंफ्यूज है कि क्या किया जाएगा। और 12th आते आते 2 दिन चले वो ढाई कोस वाली कहावत जो है वो फील होती है कि क्या किया जाएगा अभी। सेकंड, हमारा एजुकेशन जो है एग्जाम बेस्ड मेन ज्यादा है, लर्निंग की किसी को नहीं पड़ी है। सर शर्मा जी आप भी एक्सेप्ट करेंगे मुझसे इस बात का, लर्निंग क्या किया कोई मतलब नहीं है सर किसी को, एग्जाम में मार्क्स कितने आए, क्योंकि आगे एग्जाम देना है उसको, एग्जाम के बाद एग्जाम, एग्जाम के बाद एग्जाम। तो जब तक लर्निंग मैटर नहीं करेगा, चाहे एग्जाम 2 लो या 5 लो सर, हम स्किल्ड नहीं कहलाए जाएंगे, स्किल्ड नहीं होंगे। दैट इज माई कंसर्न कि स्किल को कैसे इनकलकेट करते हैं, स्किल को कैसे आगे बढ़ाते हैं। और एग्जाम को डी स्ट्रेस करना जरूरी है, सुसाइड नहीं चाहिए सोसाइटी को सर। हर दिन बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एग्जाम के स्ट्रेस में आके, तो 2 एग्जाम करना बहुत अच्छा स्टेप ठीक है शर्मा जी, आखिरी कमेंट देखिए, एनआईओएस अपने आप में एक इस देश में उसको आइलैंड मान लीजिए, वो अलग है अभी तक तो फिलहाल, इस तरीके से कई आइलैंड्स हैं, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमको कोई ऐसा गाइडिंग फोर्स चाहिए। आप देखिए हर चीज को हम लोग पॉलिटिक्स के नजरिए से देखने लगते हैं, लेकिन कर्नाटका है या तमिलनाडु है, केरला है, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने एक एक बच्चे को एजुकेशन दिया है और उसके बदले उसके जरिए अपने पूरे इलाके की तकदीर बदली है, तो उनकी बात तो सुननी चाहिए। मेरा कहना ये है कि क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए और कितना उसमें हमको दिख रहा है कि आता हुआ लग रहा है? बहुत बढ़िया मनोज जी,
कई चीजें बताई गई। मैडम इंदिरा जी ने कहा कि बहुत मुश्किल होगा, बनाना मुश्किल होगा, इसलिए बच्चों को वो पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जब हम लोग बना रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये आया था हम लोग के साथ, लेकिन चूंकि स्कूल को टाइम टेबल बनाने में परेशानी है, इसलिए बच्चों को सुविधा नहीं दी जाए, ये गलत होता। इसलिए हमने ये थोप दिया एक तरह से कि अब सारे बच्चे सब जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे। इसका फायदा ये होगा कि बिल्कुल अलग अलग बच्चा निकलेगा जो एक नई बात सोचेगा। अब जिस पर आप भी हिट कर रहे हैं और मेरे साथी भी हिट कर रहे हैं, देखिए मुदलियार कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन पर बना था, जिसने ये कहा था कि राष्ट्र का बच्चा कैसा बनेगा इसकी चिंता राष्ट्र करेगी और राज्यों पर नहीं छोड़ सकती। आपने राधा कृष्णन कमीशन के रिकमेंडेशन पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना की, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो जो बोलता है सारे विश्वविद्यालयों को मानना पड़ता है। स्कूल एजुकेशन के लिए आज तक एक भी रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, सारे सोसाइटी से चलते हैं। आपको एक स्कूल एजुकेशन कमीशन बनाना ही पड़ेगा जो पूरे राष्ट्र के लिए। समय कम है इसलिए आपको रोक रहा हूं शर्मा साहब, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और जो बातें आपने कही, जो कंटूर्स आपने ड्रॉ किए NIO इसकी का एग्जाम्पल दे के, वो उस पर मैं सहमत हूं कि और मंजीत ने भी जो कहा कि भाई लर्निंग नहीं हो रही है, लर्निंग यहाँ लोगों के फोकस में है ही नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना और अपने आप को अपडेट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत ज़रूरी काम भी है। देखिए पूरे दुनिया की नज़र भारत पर है और भारत की इकोनॉमी में पूरी दुनिया का पैसा आ रहा है, तो वो लोग भी जाहिर सी बात है कि उसको थोड़ा चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम से सपोर्ट मिले। इन तमाम चीज़ों को लेके तुरंत में नतीजे नहीं निकाले जा सकते। उम्मीद करना चाहिए कि NEP कम से कम सही डायरेक्शन में बढ़ेगी, बाद में हम उसको थोड़ा रद्द-बदल करके सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।